गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक कुल 3 लेसन तो अभ्यास प्रश्नों के साथ में, जिसमें हमने सूरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उसके बाद मुंशी प्रेमचंद भी कंप्लीट कर चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी हम पूरी पढ़ चुके हैं बच्चों। उसके बाद में हमने सेनापति कवि के 4 पद पढ़े थे। अब 4 पद की सप्रसंग व्याख्या करने के बाद बच्चों आज हम उसके प्रश्नोत्तर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपने जो अब तक कुल 4 लेसन प्रश्नोत्तर सहित कॉपी में कर लिए हैं, उनके अलावा सेनापति की भी सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट कर ली होगी। बच्चों, इन चैप्टर्स को याद भी करना है, क्योंकि आप 10th बोर्ड के बच्चे हैं। कभी ना कभी स्कूल ज़रूर खुलेंगे और 1 महीने 1.5 महीने बाद जब भी आप स्कूल आएंगे तो ये सारा वर्क चेक होगा और वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। आज अपने सेनापति का जो ऋतु वर्णन हमने पढ़ा था उसके हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? बच्चों, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनमें जो पहला प्रश्न है शुरू में है वस्तुनिष्ठ। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है, कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? तो आपका आंसर है वसंत। आपका जो पहला आंसर है वो है वसंत, अर्थात आपका ऋतुराज किसे कहा गया है? वसंत को कहा गया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि सुरचाप का क्या अर्थ है? तो बच्चों, शब्दार्थ में मैंने आपको लिखवाया था कि सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष, यानी देवताओं का धनुष। तो दूसरा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका उत्तर है इंद्रधनुष। अब आपका प्रश्न है बच्चों, कविता में बंदी जन किसे कहा गया है? तो बच्चों, आप इसे अति लघुत्रात्मक प्रश्न है तो इसे पंक्ति में लिखेंगे। जो अति लघुत्रात्मक आपके प्रश्न हैं इन्हें पंक्ति में लिखना है। तो वैसे आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख रही हूँ तो आपको ध्यान देना है कि आपको अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है कि कविता में बंदी जन कोयल और भ्रमर को कहा गया है। मतलब इसका जो मेन आंसर है वो है कोयल और भ्रमर। तो बंदीजन किसे कहा गया है? जो राजा का यशोगान करते हैं उन्हें बंदीजन कहते हैं। तो यहाँ बंदीजन किसे कहा गया है? कोयल और भ्रमर को। फिर आपका जो पहला प्रश्न है वो हो गया। उसके बाद जो आपका दूसरा आंसर है वो है, प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? तो आंसर है वर्षा ऋतु। आप उत्तर पंक्ति में लिखेंगे। प्रिय ने अपनी प्रेयसी को वर्षा ऋतु
में वापस आने को कहा था। वापस आने के लिए कहा था। तो बच्चों ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो मेन आंसर को अंडरलाइन भी कीजिए कि प्रिय ने अपनी प्रेयसी को वर्षा ऋतु में वापस आने के लिए कहा था। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? तो आपका जो तीसरा प्रश्न है बच्चों, अब यदि आप क्रम से करेंगे तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अनुसार आपका तीसरा प्रश्न अति लघुत्रात्मक है। फिर चौथा प्रश्न ये हो गया और आपका पांचवा प्रश्न है ये कि ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? ऋतु वर्णन में ऋतुराज, ऋतु वर्णन में ऋतुराज वसंत ऋतु को कहा गया है। मतलब वसंत ऋतु को उन्होंने ऋतुराज कहा है। फिर आपका छठा आंसर है कि निबल अनल से क्या तात्पर्य है? निबल अनल से कवि का तात्पर्य है निबल अनल से कवि का तात्पर्य है कि सर्दी का प्रकोप बढ़ जाने पर अग्नि का ताप कमजोर पड़ जाता है। अर्थात जो अग्नि का ताप है वो निबल हो जाता है। निबल यानी कमजोर। तो निबल अनल से कवि का तात्पर्य है कि सर्दी का प्रकोप बढ़ जाने पर अग्नि का ताप कमजोर पड़ जाता है। तो बच्चों जितना आंसर अति लघुत्रात्मक में होना चाहिए उतना ही आप लिखेंगे। अब है चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? चतुरंग दल का तात्पर्य है राजा की चतुरंगिणी सेना, राजा की चतुरंगिणी सेना अर्थात हाथी, घोड़े, रथ व पैदल सिपाही।
पैदल सिपाही, ये सभी राजा के साथ चलते हैं। ये सभी राजा के साथ चलते हैं क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। राजा एकाकी गमन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार कवि ने वसंत ऋतु को राजा माना है। राजा माना है। राजा माना है जैसे राजा के आने पर चतुरंगिणी सेना साथ होगी। ठीक वैसे ही ऋतुराज वसंत के आगमन पर चारों दिशाओं में खिले सुंदर पुष्प। अब देखिए बच्चों, चतुरंग दल का तात्पर्य है राजा की चतुरंगणी सेना अर्थात हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, ये सभी राजा के साथ चलते हैं क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार कवि ने वसंत ऋतु को राजा माना है। जैसे राजा के आने पर चतुरंगणी सेना साथ होगी, ठीक वैसे ही ऋतुराज वसंत के आगमन पर चारों दिशाओं में खिले सुंदर पुष्प चतुरंगिणी सेना की भांति प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, ये जो पूरा आंसर है ये है कि चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, हम ऊपर के प्रश्न मिटा देते हैं।
अगला प्रश्न है कि सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है। कि सावन के महीने में कामदेव नायिका को कैसे परेशान कर रहा है। बच्चों, ऊपर के प्रश्न आपने कर लिए हैं। अब लघुत्रात्मक में हम जो प्रश्न लिख रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 लिख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि सावन के महीने में कामदेव नायिका को कैसे परेशान कर रहे हैं। तो आंसर है बच्चों, सावन के महीने में, सावन के महीने में बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। इंद्रधनुष सुंदर लग रहा है। इंद्रधनुष सुंदर लग रहा है। काली काली घटा, काली काली घटा आकाश को घेरे है। आकाश को घेरे है। सावन बरस रहा है। सावन बरस रहा है। प्रिय ने प्रेयसी से वर्षा काल प्रिय ने प्रेयसी से वर्षा काल में वापस आने के लिए कहा था। प्रिय ने प्रेयसी से वर्षा काल में वापस आने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं आया। लेकिन वह नहीं आया। इसलिए कामदेव प्रेयसी को विरह वेदना से पीड़ित कर रहे हैं। तो बच्चों,
आपका उत्तर क्या है कि देखो मेन उत्तर है कि कामदेव जो हैं वो प्रेयसी को विरह वेदना से पीड़ित कर रहे हैं। अब विरह वेदना से वो पीड़ित क्यों हो रही है? क्योंकि विरह वेदना का मतलब है कि उस समय उसके प्रिय उसके पास नहीं है। सावन के महीने में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष सुंदर लग रहा है, काली काली घटा आकाश को घेरे है, सावन बरस रहा है। प्रिय ने प्रेयसी से वर्षा काल में वापस आने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं आया, इसलिए कामदेव प्रेयसी को विरह वेदना से पीड़ित कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो बच्चों हम अगला 9वां प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है। तो देखिए आपका 9वां प्रश्न का उत्तर है बच्चों, बादल ग्रीष्म ऋतु में निर्जल हो गए हैं, निर्जल हो गए हैं, हो गए हैं। गर्म हवा के कारण, गर्म हवा के कारण वे गायब, वे आकाश से लुप्त हो गए हैं। मतलब बादल ग्रीष्म ऋतु में निर्जल हो गए हैं, गर्म हवा के कारण वे आकाश से लुप्त हो गए हैं, और हवा भी ऋतु के, हवा भी ऋतु के प्रभाव से, हवा भी ऋतु के प्रभाव से लू का रूप धारण कर चुकी है, लू का रूप धारण कर चुकी है। इतनी भयंकर गर्मी है, इतनी भयंकर गर्मी है कि बादल और हवा दोनों ही बादल और हवा दोनों ही ठंडे स्थान को ढूंढ रहे हैं, अर्थात दोनों ही किसी ठंडे स्थान की तलाश में चले गए हैं। अर्थात जहाँ भी देखो वहाँ गर्मी ही गर्मी दिखाई दे रही है। तो बच्चों जो शॉर्ट प्रश्न थे वो आपको सारे लिखा दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है कि अब हमारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न है बच्चों
निबंधात्मक। अब बात करते हैं हम निबंधात्मक प्रश्नों की। तो निबंधात्मक प्रश्न मैं आपको बोलकर बताऊंगी बच्चों, और बहुत आसान तरीके से आपको इसे लिखना है। सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों कहा गया है? तो बच्चों, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा कहा जाता है। अनूठा का मतलब है अनोखा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा सुंदर वर्णन सेनापति ने किया है वैसा सुंदर वर्णन ऋतु वर्णन का और किसी कवि ने नहीं किया है। इतनी सुंदरता के साथ उन्होंने 4 ऋतुओं का वर्णन हमारी पाठ्यपुस्तिका में किया है। यद्यपि उनकी काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर 2 रचनाएं थीं, जिसमें से काव्य कल्पद्रुम जो है वो अप्राप्य है। केवल एक रचना कवित्त रत्नाकर के माध्यम से उन्होंने ऋतु वर्णन को इतना प्रभावी और कुशल बनाया है, जैसे कि उन्होंने एक ही पद में ग्रीष्म और वर्षा का सुंदर चित्रण किया है, जैसा कि कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हमने जो पढ़ा है उसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, सावन का महीना और शीत ऋतु, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें लिखना है। कि वसंत ऋतु को उन्होंने चतुरंगणी सेना की राजा के आगमन के समान हमारे देश में प्रवेश बताया, कि जैसे चतुरंगणी सेना आती है ठीक उसी प्रकार से वसंत भी हमारे देश में सुंदर फूलों और प्रकृति की सुंदरता के साथ प्रवेश करता है। वहीं भयंकर गर्मी के लू के थपेड़े और बादलों की स्थिति को सुंदर चित्रित करते हुए आपको आगे लिखना है कि उन्होंने ग्रीष्म को वर्षा के समान कर दिया है। वहीं सावन में एक नायिका की विरह वेदना का सुंदर चित्रण उन्होंने वर्षा काल में किया है, कि वहाँ कोयल मोर जो हैं ये सब बोलते रहते हैं और नायिका की विरह वेदना को कामदेव और भी अधिक बढ़ाते हैं। वहीं शीत ऋतु का इतना प्रबल प्रकोप उन्होंने अपने काव्य रचना में दिखाया है, जिनको पढ़ने से ये साफ स्पष्ट होता है कि उनका साहित्य अनूठा था। तो जो हमने पढ़ा है उन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम निबंधात्मक प्रश्न बनाएंगे बच्चों, और हमें कभी भी निबंधात्मक प्रश्न अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों, क्योंकि जो हमारे शॉर्ट प्रश्न होते हैं उन्हीं से वो तैयार किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी कला है। अब आपने 4 पद पढ़े हैं और 4 पदों की आपने व्याख्या कर ली है। जब आपने 4 पदों की व्याख्या कर ली और यदि मुँह जवानी आप उसकी व्याख्या बोलकर बता सकते हैं तो आप प्रत्येक निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब जैसे पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन। अब देखिए शीत ऋतु का उन्होंने क्या वर्णन किया है। कवि का कहना है कि जिस प्रकार एक शत्रु की सेना धावा बोल देती है, ठीक उसी प्रकार से शीत ऋतु ने हमारे देश में धावा बोल दिया है, अर्थात प्रबल प्रकोप उसका दिखाई दे रहा है। आग का ताप कमजोर पड़ गया है, सूर्य भी कहीं जाकर छिप गया है, गर्मी भी किसी भवन के कोने में छिप गई है, बर्फीली हवाओं के तीर जो हैं वो शरीर पर चुभ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस भयंकर सर्दी में जो अलाव जलाकर लोग बैठे हैं उनको देखने से ज्ञात होता है कि वो अलाव को इस तरह से अपने हाथों से ढके बैठे हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी छाती की छाँव में छुपाकर रखती है। ठीक उसी प्रकार से लोग ये मानते हैं कि अग्नि जो है वो इस भयंकर सर्दी के प्रकोप से भयभीत हो गई है, इसलिए भी वो उसे छुपाने का प्रयास करते हैं। कवि ने इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण जो शीत ऋतु का किया है वैसा किसी अन्य कवि का देखा नहीं गया है। तो बच्चों, जो कुछ हमने व्याख्या में लिखा है वो सब हमें निबंधात्मक उत्तर में लिखना है। फिर हमारा प्रश्न है कि वसंत ऋतु के सौंदर्य पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अब बच्चों, भले ही निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ 2 पदों के दिए गए हों, लेकिन पूछे तो बाकी 2 के भी जा सकते हैं। तो हमें करने तो 4 पदों के निबंधात्मक चाहिए, तो जैसी व्याख्या की है वैसे ही लिख सकते हैं। अब कवि ने वसंत ऋतु का क्या सुंदर चित्रण किया है कि वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। रंग बिरंगे फूल बागीचों में और जंगलों में खिले हुए पेड़ों पर दिखाई देते हैं। जैसे एक राजा एकाकी गमन नहीं करता है, अपनी चतुरंगणी सेना के साथ
प्रजा में भ्रमण के लिए आता है, ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु भी एक चतुरंगणी सेना की भांति सुंदर सुंदर फूलों को लिए हुए प्रकृति में विद्यमान हो जाती है। जिस प्रकार राजा के बंदीजन उसकी प्रशंसा में यशोगान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोयल और भ्रमर बंदीजन की भांति वसंत ऋतुराज की प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार से एक राजा के महल में सुगंधित खुशबू व्याप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में सभी ओर से फूलों की सुगंधित खुशबू महसूस की जा सकती है। कवि सेनापति की सुंदरता का क्या चित्रण किया जाए कि उन्होंने वसंत ऋतुराज के आगमन पर हमारे देश और समाज की सुंदरता का सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार से कवि सेनापति ने वसंत को ऋतुराज कहकर उनकी और भी अधिक प्रशंसा कर दी है। तो बच्चों, निबंधात्मक प्रश्न आपके पूरे हुए। अब जो नीचे व्याख्या है ये तो आप पहले से ही कर चुके हैं, आपको सारी व्याख्याएं करा दी गई हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज आपने जो प्रश्नोत्तर किए हैं सारे जो लघुत्रात्मक, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक थे वो लिखवा दिए गए। निबंधात्मक में केवल व्याख्याओं से संबंधित प्रश्न थे जो आप कर चुके हैं और वो भी मैंने आपको बोलकर बता दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई और जिज्ञासा हो और आप जानना चाहें तो उनके प्रश्न अपनी कॉपी में बनाकर रखें। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उन प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।